बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम लोग अस्सलाम वालेकुम, लास्ट टाइम याद होगा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 को स्टडी कर रहे थे और उसमें लास्ट जो लेक्चर हमने स्टडी किया था उसमें आपको याद होगा हमने ग्लास क्लोरीमीटर से रिलेटेड एक एग्जांपल, फिर बम क्लोरीमीटर से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 3 को सॉल्व किया था। आज उसी से हम आगे बात को बढ़ाते हैं चैप्टर नंबर 7 से। जो अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज़ अबाउट द हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सम्मेशन। हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सम्मेशंस। मेरे बच्चों, अब ये लॉ क्या कह रहा है, मेरी बात तवज्जो से सुनते हैं ना। वेदर इज रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप्स, चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से ज़्यादा स्टेप में हो, ओवरऑल इंथाल्पी चेंज रिमेन सेम। इंथाल्पी चेंज क्या होगी बेटा? सेम रहेगी ओवरऑल। इसका मतलब अभी भी समझ नहीं आया। इसका मतलब ये है इंथाल्पी चेंज जो अक्कर होगी वन स्टेप के अंदर विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंथाल्पी चेंजेस अक्करिंग थ्रू सेवरल स्टेप इफ इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन आर रिमेन सेम। मेरे बेटा अभी भी क्लियर नहीं हुआ ना, ये स्टेटमेंट समझिए ना, ये यूँ समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ से एग्जांपल्स को कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास ए एक पॉइंट है जो इनिशियल स्टेज है और डी एक पॉइंट है जो फाइनल स्टेट में। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब मैं इस इनिशियल स्टेट से डायरेक्ट डी में चला जाऊँ तो सिंगल स्टेप फॉर्मेशन होगी। ये गौर से सुनना, ये क्या हुआ? सिंगल स्टेप हुआ। सिंगल ए से डी में जाना क्या है? सिंगल स्टेप फॉर्मेशन। इसमें इंथाल्पी चेंज मैंने कहा डेल्टा एच है, तो ये सिंगल स्टेप फॉर्मेशन हुई। अब ए से मैं पहले बी में गया, वहाँ इंथाल्पी चेंज होगी। बी से फिर मैं डी में गया, सी में गया तो वहाँ इंथाल्पी चेंज है। सी से फिर डी में गया तो ये मैंने रूट अख्तियार किया सेवरल स्टेप्स का। ये रूट मेरा था सिंगल स्टेप्स का। सुनना, ये रूट है ए से यानी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने का सिंगल स्टेप है। ये बेटा और रूट अडॉप्ट किया डी तक पहुंचने का, तो ये स्टेट हेसेस लॉ क्या कह रहा है तो जो सुनना, चाहे आप लोग ए से डी में जाने के लिए सिंगल स्टेप की इंथाल्पी की बात करेंगे जब, तो चाहे आप ए से डी में जाएं या इस सिंगल स्टेप के थ्रू, या ए से बी, बी से फिर डी की तरफ जाएं, तो ओवरऑल जितनी इंथाल्पी चेंज इसमें होगी उतनी ही इनमें होगी। इन तमाम को जमा कर दें, इन तमाम स्टेप की इंथाल्पी को, तो वो भी इस सिंगल स्टेप की इंथाल्पी के बराबर होंगी। इसका मतलब है आप पाथ कोई भी अडॉप्ट करें इनिशियल से फाइनल जाने के लिए, इंथाल्पी चेंज वही रहनी है जो सिंगल स्टेप में होगी, वही ओवरऑल सेवरल स्टेप्स के थ्रू होगी। यही बात कर रहा हूँ बेटा कि इंथाल्पी चेंज अकरिंग इन वन स्टेप, जो वन स्टेप में इंथाल्पी चेंज हो रही है, डायरेक्ट स्टेप में इंथाल्पी चेंज विल बी इक्वल टू, फिर बराबर होगी किसके? सम ऑफ इंथाल्पी चेंजेस अकरिंग थ्रू सेवरल, सम ऑफ इंथाल्पी चेंजेस ऑफ, यानी डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। तो सम ऑफ इंथाल्पी चेंजेस ऑफ सेवरल स्टेप, इंथाल्पी चेंज ऑफ वन स्टेप, तो इंथाल्पी चेंज ऑफ वन स्टेप एंड इंथाल्पी चेंजेस ऑफ सेवरल स्टेप विल ऑलवेज बी इक्वल। अगर इस रूट्स की इन कंडीशंस वही हूँ जो इधर अडॉप्ट की हूँ, अगर इनिशियल और फाइनल कंडीशन आपने सेम रखी हुई हैं दोनों पाथवे के लिए, तो याद रखिएगा फिर इंथाल्पी चेंज भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। इंथाल्पी चेंज की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देन इंथाल्पी चेंज ऑफ वन स्टेप विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंथाल्पी चेंजेस ऑफ सेवरल स्टेप्स। तो रिएक्शन चाहे कंप्लीट एक स्टेप में हो या सेवरल स्टेप में हो, ओवरऑल इंथाल्पी चेंज क्या रहती है बेटा? सेम रहती है। रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो या एक से ज़्यादा स्टेप में हो, ओवरऑल इंथाल्पी चेंज क्या है? सेम रहती है। मुझे लगता है आपको इसको फिर जस्टिफिकेशन आपको देता हूँ कि कैसे, कि एक सिंगल स्टेप की इंथाल्पी सम ऑफ इंथाल्पी चेंजेस के बराबर होगी। उसको हम एग्जांपल से सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3 है, फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3। अब तो जैसे सुनना, हमने पहले इस Na2 को वन स्टेप फॉर्मेशन की है कि 2 मोल ऑफ NaOH रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस Na2CO3 एंड वाटर। Enthalpy changes 89 किलोजूल पर। This is the formation of Na2 in the single step। फिर हमने इसी को फिर दोबारा प्रोसीड किया। इंथाल्पी चेंजेस बेटा, पहले NaOH को CO2 में रिएक्ट करवा NaHCO3 बनाया,
इस NaCO3 को दोबारा रिएक्ट करवाया Na से तो Na2CO3। इसमें भी मेरे बेटा Na2CO3 वाटर बनाया था किसमें, सिंगल स्टेम में। अब वही चीज़ Na2 बनी है लेकिन 2 स्टेम में से होके आया है। फर्स्ट स्टेम में इंथाल्पी चेंज 48 आई जो मालूम की बेटा, सेकंड स्टेम में इंथाल्पी चेंज 41 आई। अब सुनो, ये सिंगल स्टेप फॉर्मेशन है और ये वही चीज़ फिर सेवरल स्टेप के थ्रू बनाई है। हेसल लॉ के मुताबिक क्या था, इंथाल्पी चेंज ऑफ वन स्टेप विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंथाल्पी चेंजेस ऑफ सेवरल स्टेप। तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, तो डेल्टा H कितनी है -89, डेल्टा H1 कितनी है -48, डेल्टा H2 कितनी है -41। तो इन दोनों को जमा करूंगा तो क्या होगा बेटा 89। तो इसके अलावा इंथाल्पी चेंज ऑफ वन स्टेप भी 89 है, सम ऑफ इंथाल्पी चेंजेस ऑफ सेवरल स्टेप भी 89 है। तो इंथाल्पी चेंज ऑफ वन स्टेप विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंथाल्पी चेंजेस ऑफ सेवरल स्टेप्स। मुझे उम्मीद है आपको ये वाली न सिर्फ हेसल लॉ की स्टेटमेंट समझ आई होगी, ये आपको डायग्राम भी समझ आ गई और उसकी जस्टिफिकेशन भी समझ आ गई कि हेसल लॉ क्या कहता है। चाहे आप लोग किसी चीज़ को बनाने के लिए एक सिंगल स्टेप में बात करें या एक से ज़्यादा स्टेप, ओवरऑल इंथाल्पी चेंज क्या होगी, सेम रहेगी। इसका मतलब इंथाल्पी चेंज पाथ पे डिपेंड ही नहीं करती, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है। इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि जो स्टेट फंक्शंस होते हैं वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, वो पाथ पे डिपेंड करते नहीं। आप रास्ता कोई भी अडॉप्ट करते हैं, ओवरऑल इंथाल्पी चेंज क्या है, सेम रहेगी। वन स्टेप की भी इंथाल्पी चेंजेस वही होगी जो सेवरल स्टेप में होगी, तो इंथाल्पी चेंज कभी भी डिपेंड नहीं करती। तो ये मेरे प्यारे बेटा, अच्छा और बात सुनो, अगर हम इसी और तर्ज में इसको बोलो, ए से डी में डायरेक्ट चला गया, ए से डी में, गौर से सुनना, फिर डी से सी की तरफ, सी से बी की तरफ, बी से वापस किसकी तरफ आ जाऊं, ए, तो साइकिल कंप्लीट हो जाएगा ना, ए से डी, डी से फिर वापस ए की तरफ आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसका मतलब है अगर इन तमाम इंथाल्पी चेंजेस को मैं जमा करूं जो साइकिल यूं कंप्लीट हो रहा है, तो ओवरऑल इंथाल्पी चेंज कुछ भी अक्कर नहीं होगी, क्योंकि जितनी इंथाल्पी चेंज इधर उतनी इतनी हुई तो वापस वहीं आ गए, तो फिर इनिशियल स्टेट पे जब वापस आ जाएंगे तो इंथाल्पी चेंज विल बी 0। तो सम ऑफ इंथाल्पी चेंजेस इन अ सेवरल स्टेप विल बी इक्वल टू 0। सम ऑफ इंथाल्पी चेंजेस इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, जिसको आप मैथमेटिकली लिख सकते, सम ऑफ इंथाल्पी चेंजेस इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू, इट मीन्स क्या कह रहा है, इफ वन गोज फ्रॉम ए टू डी, अगर हम ए से डी की तरफ जाते हैं डायरेक्टली, जैसे मैं कह रहा था ए से डी में जाए और फिर डी से वापस सी बी का रास्ता अडॉप्ट करते हुए ए की तरफ आए, एंड केम बैक टू ए थ्रो सी बी, देन बेटा किसकी तरफ आ जाए, केम बैक टू ए, किस रास्ते के जरिए, सी और बी के रास्ते के जरिए, तो देन इंथाल्पी चेंज अक्कर नहीं होगी, इंथाल्पी चेंज विल बी 0। इंथाल्पी चेंज विल बी इक्वल टू 0 इफ वी, दोबारा सुनिएगा, इफ वी गोज फ्रॉम ए टू डी एंड देन डी टू ए थ्रो बी सी बी, यानी वापस यूं है, तो ओवरऑल इंथाल्पी चेंज कोई भी नहीं होगा, क्योंकि साइकिल कंप्लीट हो चुका है। जब आप इनिशियल पे वापस आ जाते हो तो ओवरऑल इंथाल्पी चेंज नहीं होगी, इंथाल्पी चेंज विल बी इक्वल टू 0। सम ऑफ इंथाल्पी चेंजेस इन अ साइक्लिक प्रोसेस, सम ऑफ इंथाल्पी चेंजेस इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मैथमेटिकली आप यूज है। ये था मेरे प्यारे बेटा, आपको मैंने कुछ बताया कि हेसल लॉ क्या है और उसकी जस्टिफिकेशन के लिए मैंने एक एग्जांपल आपको डिस्कस करके दी। आगे एक और बात बढ़ाता हूँ, एप्लीकेशंस ऑफ हेसल लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेसल लॉ। अब बेटा इन एप्लीकेशंस के अंदर गौर से सुनना, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ CO कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली। हम कार्बन मोनोऑक्साइड की इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कभी भी डायरेक्टली मालूम ही नहीं कर सकते, डायरेक्टली मालूम यानी कैलोरीमीटर से मालूम ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब कैलोरीमीटर में बनाने की कोशिश करते हैं तो अलॉन्ग विद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो प्रोड्यूस, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें नहीं पता चलता एग्जैक्ट के कार्बन मोनोऑक्साइड की इंथाल्पी कितनी है और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है। तो इसलिए बेटा इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर इनडायरेक्टली किससे मालूम किया जाता है, हेसल लॉ से।
वो तमाम सब्सटेंस जिनकी इंथाल्पी को डायरेक्ट वे से मालूम नहीं किया जा सकता, उनकी इंथाल्पी को किससे मालूम करते हैं बेटा? हेसेस लॉ से मालूम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने अब यहाँ पे फिर एग्जांपल भी दी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के डायरेक्ट वे से कैलोरीमीटर से मालूम तो नहीं हो सकती, हेस लॉ से। फिर एग्जांपल से जस्टिफाई भी करते हैं कैसे। इसके लिए मालूम करने के लिए हमने जो एग्जांपल लिया फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटा, कार्बन को मैंने डायरेक्ट रिएक्ट कराया सिंगल स्टेप, ये वाला कौन सा है? ये जो रूट है दैट इज द सिंगल स्टेप, डायरेक्ट स्टेप फॉर्मेशन। मेरे प्यारे बच्चे, कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। फिर मैंने और क्या है, फिर बेटा कार्बन को हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया और क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर रिएक्ट करवाया और क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप लोग और करें तो यहाँ से मैंने सिंगल स्टेप फॉर्मेशन थी, यूँ अडॉप्ट करें तो ये 2 स्टेप फॉर्मेशन यानी सेवरल स्टेप फॉर्मेशन हो गई। सिंगल स्टेप फॉर्मेशन, सेवरल स्टेप फॉर्मेशन, तो साइकिल कंप्लीट हुआ। अब मैंने उसी को फिर लिखा है सिंगल स्टेप फॉर्मेशन, कार्बन ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड, इंथाल्पी चेंज कितनी आई बेटा? 393.7 किलो जॉल पर। अब इन सेवरल स्टेप के थ्रू बात करें, सेवरल स्टेप में क्या होगा? कार्बन को हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की इंथाल्पी को किससे ज़ाहिर करूँ? डेल्टा H1 से। वो हमसे मालूम ही नहीं हुई थी, हमने उसको छोड़ दिया। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट कराया बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। उसके लिए इंथाल्पी चेंज कितनी आई? 287 पॉइंट। अब मेरे बच्चों, अब भी इधर भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, लेकिन कितने स्टेप से? 2 स्टेप में। इधर हमने बनाया था सिंगल स्टेप में। हमने हेस लॉ के मुताबिक क्या पढ़ा हुआ है? इंथाल्पी चेंज ऑफ 1 स्टेप विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंथाल्पी चेंजेस ऑफ सेवरल स्टेप, यानी डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। डेल्टा H की वैल्यू कितनी है? 393। डेल्टा H1 का पता नहीं है, उसको वैसे लिख दिया। डेल्टा H2 का पता है बेटा 283। अब आपको डेल्टा H1 मालूम करना है ना, तो ये रकम इधर ले आइए, ये इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगी। तो डेल्टा H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 393.7 प्लस 283.7, दैट इज इक्वल टू 110 किलो जॉल पर मोल। तो मेरे बेटा, डेल्टा H1 इज द इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। डेल्टा H1 एक्चुअली क्या थी? इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन द इंथाल्पी ऑफ कार्बन, वी कैन डिटरमाइन द इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बाय यूजिंग हेसेस लॉ। इस तरह हमने हेस लॉ का इस्तेमाल करते हुए इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को मालूम किया, जो डायरेक्ट वे से मालूम, कैलोरीमीटर से मालूम नहीं हो सकती थी। किससे मालूम हो गई? हेस लॉ से मालूम हो गई। तो इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन द इंथाल्पी ऑफ सब्सटेंस बाय हेस लॉ इफ देयर इंथाल्पी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय डायरेक्ट वे, मीन हेस बाय कैलोरीमीटर। अब बेटा दूसरी एप्लीकेशंस, इसी तरह इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोरान ऑक्साइड कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय कैलोरीमीटर डायरेक्टली। फिर उनको भी कैलोरीमीटर से मालूम नहीं किया जा सकता। क्यों बेटा? जब भी एल्यूमिनियम और बोरान को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के अंदर, व्हेन एल्यूमिनियम एंड बोरान आर बर्न इन द ऑक्सीजन, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर डिपॉजिटेड ऑन एल्यूमिनियम एंड, जब एल्यूमिनियम और बोरान को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करना चाहते हैं तो उस बर्निंग के दौरान मेरे बच्चों क्या हो जाता है? इन दोनों एलिमेंट के ऊपर ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है, जो कि हिफाजती तह के तौर पे काम करती है, प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे, और उनको कंप्लीट बर्न नहीं होने देती है ऑर्डिनरी कंडीशंस के ऊपर, जिसकी वजह से हम लोग फिर इनकी इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशंस कैलोरीमीटर से मालूम नहीं कर सकते। फिर किसका सहारा लेते हैं? With the help of Hess's law, we can determine the enthalpy of formation of aluminium oxide and boron oxide. अब आपको रीज़न भी समझ आ गई होगी कि enthalpy of formation of aluminium oxide and boron oxide cannot be determined directly by calorimeter, because when the aluminium and boron are burned in the oxygen, protective oxide layer is deposited on the aluminium and boron, which prevent them from complete burning. उनको कंप्लीट बर्निंग से रोक देती है, जिसकी वजह से जब वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होंगे तो हम इंथाल्पी उनकी मालूम नहीं कर सकते। सो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोरान ऑक्साइड डिटरमाइंड बाय यूजिंग हेसेस लॉ। हेसेस लॉ का इस्तेमाल करके हम मालूम कर सकते हैं। लास्ट एप्लीकेशन बेटा क्या होगी? इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशंस इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशंस enthalpy of formations of carbon tetrachloride
कैन नॉट बी डिटरमाइन डायरेक्टली, मीन कैलोरीमीटर से फिर इसकी इंथाल्पी मालूम नहीं की जा सकती। क्यों बेटा? ग्रेफाइट कभी भी क्लोरीन से डायरेक्ट रिएक्ट करके कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं बनाता, डायरेक्ट फॉर्मेशन नहीं होती, या CCl4 को डायरेक्टली डिकम्पोज करके कार्बन और क्लोरीन बना दिया जाए, डायरेक्ट डिकम्पोजिशन भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मेशन भी नहीं है। जब डायरेक्टली फॉर्मेशन होती भी नहीं, डायरेक्टली डिकम्पोजिशन भी नहीं होती, तो मेरे प्यारे बच्चे हम लोग इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड को क्लोरीमीटर से मालूम नहीं कर सकते। फिर उसकी इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन किससे मालूम करते हैं? बाय यूजिंग हेसेस लॉ। Enthalpy of formation of carbon tetrachloride is determined by using Hess's law but cannot be determined by कैलोरीमीटर। मुझे उम्मीद है कि आपको हेसेस लॉ समझ आ गया होगा कि हेसेस लॉ क्या है, स्टेटमेंट क्या है, उसकी जस्टिफिकेशंस के लिए एग्जांपल दी। फिर मैंने कहा अगर उसको दूसरी स्टेटमेंट ले आए तो सम ऑफ इंथाल्पी चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस इक्वल टू 0। फिर एप्लीकेशन में कहा कि इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इससे मालूम करते हैं, एल्यूमिनियम बोरान ऑक्साइड मालूम करते हैं, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड की इंथाल्पी मालूम करते हैं, जो हम डायरेक्ट वे से मालूम नहीं कर पाते थे। ये था मेरे बेटा किसके बारे में? हेसेस लॉ के।